नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया के न्यू बुक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी किसको कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। और पेलियोग्राफी किसको कहते हैं? तो अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को। और आर्निथोलॉजी को पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। आर्निथोलॉजी को पक्षियों का अध्ययन। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो वो किया नवपाषाण युग में। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण युग में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? तो वो है ऑप्शन ई। अशोक के द्वितीय अभिलेख में चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका राज का उल्लेख मिलता है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका कहा जाता था, ताम्रपर्णी को राज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 1 बार किया गया है, वो भी 10वें मंडल में। यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 1 बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है? तो एपियान ने। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है? तो एपियान ने। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो शुंग वंश से है। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो शुंग वंश से। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। 8 नंबर, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो वो था जियाउद्दीन बर्नी। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? जियाउद्दीन बर्नी। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो बरार सम्मिलित नहीं था। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो बरार सम्मिलित नहीं था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की? तो वो की अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की? तो अकबर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो था अद्वैतवाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अद्वैतवाद पर। और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। 15 नंबर,
क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सही क्या हो जाएगा? डी। जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के। द हिंदू के कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर। और केसरी के बाल गंगाधर तिलक। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम सी है, यानी दिल्ली। यानी दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। देखिए, दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ क्रांति। 11 मई 1857 को हुआ। और अगर यही हम बात करें लखनऊ की, तो 4 जून 1857 को हुआ। एक सेकंड, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? तो दिल्ली में, सी एस का आंसर होगा दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ। 11 मई 1857 को। और लखनऊ की बात करें तो 4 जून को हुआ। और कानपुर की बात करें तो 5 जून। और इलाहाबाद की बात करें तो 6 जून। माने 11 मई, 4 जून, 5 जून, 4, 5, 6। 4 में लखनऊ, 5 में कानपुर और इलाहाबाद में 6 जून। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो वो था टेलर और ऑटोड्रम। टेलर और ऑटोड्रम। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? टेलर और ऑटोड्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमोश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो बेमोश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया? तो वो कर दिया 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो ने। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो वो किया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा के स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो एम जी रानाडे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो एम जी रानाडे। कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? लाला लाजपत राय। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो वो था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था गांधी जी के द्वारा, लेकिन 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा के घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। और इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा फैक्ट्स को याद रखेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड होता है। फिर 11 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। ये तीनों ही फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तब वो थे अरविंद घोष।
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। 27 अभिनव भारत को के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो P.N. बापट को। अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो P.N. बापट को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो वो था स्टुअर्टगार्ट में। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। कब? 22 अगस्त 1907 को। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि बर्लिन कमेटी फ्लैग क्या होता है, तो बताइएगा कि 22 अगस्त 1907 को जो मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था, इसी घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योग था, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसके प्रमुख कारण थे प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद था। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व में कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। लोगों की जनभागीदारी के लिए भी मतभेद था। इस सब पे कांग्रेस आंदोलन के नेतृत्व पर भी मतभेद था ही। तो ये सारा ही कारण थे। निम्नलिखित में से मतलब जल संधि और देश हैं, इसका मिलान करने कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, माने गलत पूछ रहा है। तो गलत तो आपको हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि देखिए आपको हम याद करा देते हैं कि बॉस जल संधि, ये पहले बॉस जल संधि देखिए। बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वारा अलग करती है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को अलग करता है और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ता है। देखिए जब भी जल संधि होगा तो दो मुख्य भूमि को अलग करेगा और दो महासागर को जोड़ेगा, यही होता है जल संधि। जल संधि का सीधा मतलब क्या समझ गए कि दो जल राशियों को जोड़ेगा और दो स्थल भूमि को क्या करेगा? अलग करेगा। तो देख लीजिए ऐसे ही है बॉस जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करेगा? अलग करेगा। तो कोई ना कोई सागर को जोड़ेगा, तो एक तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ेगा। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को जोड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है कि बैफिन द्वीप यानी कनाडा में है को ग्रीनलैंड, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। एक्चुअली उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसके स्थित उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ही एक स्थित डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप जो कि कनाडा का भाग है, बैफिन द्वीप किसका भाग है? कनाडा का। इन दोनों को अलग करता है डेविस जल संधि, ठीक है। और दो महासागर को जोड़ेगा, तो वो कौन से महासागर हैं? तो जल संधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगा। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए डोवर जल संधि। डोवर जल संधि देखिए ये यूके तथा फ्रांस को अलग करता है, यूके और फ्रांस को अलग करेगा और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा। फ्लोरिडा जल संधि ये यूएसए और क्यूबा को अलग करता है और अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के महासागर को जोड़ता है। तो इस तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वो था बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो है फिरोजपुर में। जानते हैं आप भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी लाहौर में कहाँ फांसी दिया गया था? तो लाहौर में फांसी दे दिया गया था। तीनों का स्मारक फिरोजपुर में ही स्थित है।
33 नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए? तो वो गिरफ्तार किए गए, इसका आंसर होगा ई। देखिए, आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार किए। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब गिरफ्तार किए गए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। सविनय अवज्ञा होगा सिविल डिसोबीडियंस, जो ऑप्शन में है ही नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह ने भाग लिया था। किसने? शक्र सिंह ने। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह। शक्र सिंह दरभंगा का शासक था। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 में। 1894 में। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था पटना में। पटना में 1908 में किया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? पटना में, 1908 में। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किसने किया? तो वो किया मौलाना सज्जाद ने। मौलाना सज्जाद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मौलाना सज्जाद ने। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था, तो वो क्या था? तो वो था शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था शिक्षा का विकास। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है, तो वो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। जन योजना 1950 में नहीं, बल्कि जन योजना 1945 में हुआ था। जन योजना कब हुआ था? 1945 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति कब हुआ था? 1938 में हुआ था। गांधीवादी योजना 1944 में हुआ था, और बॉम्बे प्लान भी 1944 में हुआ था। 1944 में बॉम्बे प्लान और गांधीवादी योजना हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में हुआ। 1945 में क्या हुआ? तो जन योजना। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? एम एस स्वामीनाथन। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में लगाया गया था। दूसरा, महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल बी माने केवल 2। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। क्यों? क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य एक्चुअली में उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। बाकी भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 में बेतिया में लगाया गया था, बिहार में। वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ब्राज़ील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? डैश है। तो वो हो जाता है बढ़ता रहता है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो वो है सी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास
और जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो वो है 1973, सॉरी, फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो वो है कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करेंगे तो क्या होगा? इसमें से विचार करने पे कौन सा सही होगा? जो देखिए, ये सही होगा, ए और बी दोनों ही सही होगा। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है? सही है। भारत के बजटीय इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 1973। भारत के बजटरीय इतिहास में किस वर्ष को बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? 1973। चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत तो वैसे व्यक्ति आते हैं जो लगातार निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत तो वैसे व्यक्ति आते हैं जो लगातार निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है यूएसए। विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश रहा है? तो यूएसए। भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो वो है स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से है। भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? तो वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। खाद्यान्न, वाणिज्यिक, तिलहन, बागवानी। 13 जनवरी 2016 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? तो खाद्यान्न, वाणिज्यिक, तिलहन, बागवानी। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। बाकी विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट और विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट, ये क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशित करता है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स नहीं करता है। बाकी विश्व सामाजिक रिपोर्ट को करता है, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट को करता है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट को भी जारी करता है। और ये जो देख रहे हैं जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, इसको UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सभी को ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिहार बजट 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो है 16,134.39 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 16,134.39 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन के कारण। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, ये सभी विधियाँ मिश्रण के अवयवों का पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, वाष्पन भी मिश्रण से अनेक अवयवों को पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ हैं। निस्तारण यानी डीकैनिट्रेशन और फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, निष्पावन, विनोइंग और थ्रेसिंग, ये सबसे मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एड्रीनेलिन हार्मोन से सुमेलित होगा, ये गलत है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। एड्रीनेलिन किससे सुमेलित है? तो हार्मोन से होगा। केरेटिन प्रोटीन में होगा। केरेटिन प्रोटीन। क्लोरोफिल मैग्नीशियम।
सैक्रिन कृत्रिम मधुरक, सैक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए, सैक्रिन कृत्रिम मिठास के लिए। तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो वो होता है तना, तना में। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तना में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो वो बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल एवं पेट्रोल आग घुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल व पेट्रोल आग घुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और बताना है सही कथन। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को फैदोमीटर समुद्र की गहराई का पता करने का यंत्र है। फैदोमीटर क्या है? तो समुद्र की गहराई का पता करता है। पॉलीग्राफ क्या है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। लक्स मीटर क्या है? तो प्रकाश तीव्रता। लक्स मीटर क्या है? तो प्रकाश तीव्रता। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो वो होता है ऑप्शन ई, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो वो होता है मेलामाइन का। मेलामाइन का होता है, मेलामाइन का। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन का एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो वो कहते हैं विटामिन D2 को। विटामिन D2 को एग्री कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्तियों के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से लिया जाता है। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो है लौह। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो वो है रेडॉन गैस। वो है रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है, तो वो है क्रोमियम। वो है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो वो है एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? एड्रीनेलिन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो वो है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो प्रकाश का परिकिरणन। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो वो है CO2। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? CO2। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो वो है अग्नाशय। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो अग्नाशय। 75 दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश
दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो वो होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? तो हेपरीन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है कहाँ? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की आकृति कैसा होता है? चतुष्फलकीय। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत है के बीच खड़ा हो, तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो वो दिखेंगे 5। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत हैं के बीच खड़ा हो, तो उस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5। इसको देखिए कैसे निकाला जाता है। n इक्वल टू आप जानते हैं कि 360/θ -1 होता है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 60, तो 60 से ये 6 मरतबा कटेगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बन जाएगा। एक्स रे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। एक्स रे के वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है केवल 1, 2, 3 चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और ये किसके अनुसार है? तो ये ओम के अनुसार है। ओम के अनुसार है। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा चालक के लंबाई, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 3.8%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 3.8%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो वो है 2, 1, 3, 4। पहला माल सेवा कर 16%, और फिर है निगम कर 15%, निगम कर 15%, फिर आयकर। इसके अलावा भी एक और होता है कर, याद रखिए आयकर, जिसका भी 15% ही होता है। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और सीमा शुल्क 5%। तो आप इसको याद रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। माल सेवा कर कितना है? 16%, निगम कर 15%, और अगर आय कर पूछा जाए तो 15%, केंद्रीय शुल्क उत्पाद शुल्क पूछा जाए 7%, सीमा शुल्क पूछा जाए तो 5%। वर्ष 2020-21 में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो वो रहा है 36.1 मिलियन टन। कितना रहा है? 36.1 मिलियन टन। 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 36.1 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? उड़ीसा में। उड़ीसा में हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन 4992 वर्ग किलोमीटर है। अब तक मैंग्रोव वन भारत के पास 4902 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव आच्छादन में 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, और वर्तमान में अभी कितना मैंग्रोव है? तो 4992। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा हैं, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ, महाराष्ट्र में हुआ 4 और कर्नाटक में हुआ 3 वर्ग किलोमीटर। 87
हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो बेंगलुरु। हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? बेंगलुरु। भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड। भारत की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो है भूटान। भारत के भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश बना गया है भूटान। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 किस थीम पर मनाया गया? तो वो था सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो इसका थीम था विश्व खाद्य दिवस का। होम इन द वर्ल्ड निम्न में किसकी रचना है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। होम प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। होम इन द वर्ल्ड किसकी रचना है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अलका उपाध्याय। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश निम्न में से कौन है? तो वो है थाईलैंड। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश कौन हैं? तो थाईलैंड। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। रबर के उत्पादन में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिर नंबर आता है चौथा नंबर पे भारत, पाँचवें नंबर पे चीन। पहला थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा वियतनाम, चौथा भारत और लास्ट में चीन। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की तय सीमा को घटाकर निर्धारित किया है। तो वो है 2025। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की तय समय सीमा को घटाकर निर्धारित किया है। तो वर्ष 2025। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है समीर बनर्जी ने। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो समीर बनर्जी ने जीता है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आरंभ किया है। यह मिशन लगभग 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा। 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा। तो इसका कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है इससे, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो वो है धौलावीरा। हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो धौलावीरा। निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो 1 और 3 सही है।
1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। पहले गलत कथन को सही करते हैं और फिर सही कथन तो सही, पहले सही को देख लीजिए। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 है। ध्यान दीजिएगा, ये वन आवरण बोल रहा है, वृक्षावरण और प्लस वनावरण नहीं, सिर्फ वन आवरण, तो 21.71%। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए दूसरा और चौथा सही करते हैं। और एक बात और याद रखिए कि 2019 की तुलना में वनावरण में 0.24% की वृद्धि नहीं, 0.22% की वृद्धि हुआ। इसका मतलब है कि 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। 2019 की तुलना में वनावरण में 0.24 की वृद्धि हुआ, 0.22 की वृद्धि हुआ, जो कि 1540 वर्ग किलोमीटर था। चौथा कह रहा है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ रहा। देख लेते हैं कि कौन रहा। तो सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम रहा। वनावरण में कमी करने वाला राज्य में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। माने वन का आवरण जो है तो वो कम करने में राज्य में सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश रहा। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम रहा। आप मिजोरम याद रखेंगे कि ये मिजोरम कौन सा स्टेट हुआ, तो इसमें सबसे वन आवरण के मामले में सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य है। याद हो गया ना। 101। हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तो वो है तुर्की। हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तुर्की। 102। हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया हरियाणा में। हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? हरियाणा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो स्विट्जरलैंड। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो राजस्थान। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया असम में। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा। हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा। हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन। बिहार के एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो वो की जा रही है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजगीर में। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में किया जा रहा है। 110 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो वो किया गया प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित।
विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो वो हुआ अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका। अमेरिका। भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कहा गया है। किसकी बात कहा गया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व में क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक विकास की बात किया गया है। तो संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो सामाजिक का मूल अधिकार में भी मिला है, प्रस्तावना में भी मिला है और नीति निर्देशक तत्व में भी मिला है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। ये 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी, जिसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली एवं न्याय पंचायत के गठनों की सिफारिश की। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 92। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 92। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन से? तो AITC और जो कि AITC और दूसरा है BSP, तीसरा BJP और फिर चौथा CPI और फिर CPIM भी है और फिर है INC, फिर है NPP और NCP। इतने सारे राष्ट्रीय पार्टी हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वो सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद नंबर आएगा गया का, पश्चिमी चंपारण, फिर आएगा नंबर गया का, नंबर 3 पे आएगा पूर्वी चंपारण का, नंबर 4 पे आएगा रोहतास का। तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास, इस तरीके से क्रम होगा। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्य का, 1/6 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचित की पद्धति वर्णित है। इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों से चुना जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, जबकि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं तथा राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये बात तो सही ही है ना कि मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से ये गलत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ये सही है। वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। तो फिर इसका आंसर ई कैसे हो जाएगा? 2 और 3 तो सही ही है ना। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विचार में निम्न में क्या सही नहीं है? तो एक सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 है ही नहीं, तो ये है। ये सत्य नहीं असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों सही है, ये सही नहीं है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये भी तो सही है ना, कोई भी तो गलत है ही नहीं, सब सही ही है, कोई भी गलत नहीं है। देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति का चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है मनोनीत सदस्य ने, ये तो सही कथन कर रहा है। तीनों ही कथन सही है दोस्तों।
असत्य मेल को चुनने कह रहा है 120 में। तो देखिए असत्य को चुनिए, तो चुनिएगा तो क्या होगा कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, ये तो सही है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सही है। 49 में देखिए क्या है, 49 में कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गलत है। इसका होता है 49 का, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। क्या करना, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 40 में कार्य का अधिकार नहीं होता बल्कि ग्राम पंचायतों का गठन होता है, ग्राम पंचायतों का गठन होता है। और अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद बताना है कि उपयुक्त नदियों का पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम यानी इस ढंग से राइट टू लेफ्ट बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबसे पहले कोसी होगा जो कि उत्तर में होगा, पूरब में होगा, और फिर पश्चिम, पूरब में कोसी, कोसी के बाद होगा सॉरी कौन सा आंसर है, बी। हाँ, कोसी के बाद गंडक होगा, कोसी के बाद क्या होगा, गंडक, गंडक। और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा घाघरा, और घाघरा के बाद गोमती, गोमती होगा। 122 नंबर, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन ई। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है 331 अनुच्छेद और 333 से संबंधित है, 333 और 331 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो 1951 में ही हो गया था प्रथम संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि 71 आर्टिकल के सब क्लॉज 1 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कलबुर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, निम्नलिखित में से कलबुर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो सोना का खनन होता है, यहाँ सोना का खनन होता है। 126, निम्न में से कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन पूरब से पश्चिम है, तो वो है शुक्र और अरुण का, शुक्र और अरुण का घूर्णन पूरब से पश्चिम है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं, तो वो हैं ऑप्शन ई। देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में बारीक धूल कणों से लेकर बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं, टुकड़े होते हैं। कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे शिलाखंडों को लैपिली कहते हैं, कुछ सेंटीमीटर वाले व्यास वाले छोटे शिलाखंडों को लैपिली कहते हैं। इनसे भी छोटे छोटे को शंख या चने के दानों की तरह अस्कोरिया कहलाते हैं, अस्कोरिया क्या कहलाते हैं और लैपिली क्या कहलाते हैं, समझिए फिर से। कहता है कि जो लैपिली होता है वो कुछ ही सेंटीमीटर व्यास वाले छोटा शिलाखंड होता है, और अगर इससे भी छोटा हुआ तो शंख 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 हुआ, चने के दोनों की तरह शंख अस्कोरिया कहलाते हैं, शंख अस्कोरिया कहलाते हैं। लैपिली समझ में आ गया, अस्कोरिया। कुछ शिलाखंडों बहुत हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग से बने होते हैं, इन्हें प्यूमिस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है कि बहुत हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग से बने होते हैं, और यदि विस्फोट के बाद वर्षा हो जाए तो धूल ज्वालामुखी पंख में बदल जाती है, धूल ज्वालामुखी पंख में बदल जाती है, पंख पंख। और फिर लास्ट धूल कण और राख से संगठित टुकड़े टफ और अस्कोरिमा, अस्कोरिया नहीं अस्कोरिमा के संगठन कोणीय टुकड़े ब्रेसिया कहलाते हैं। टफ और ब्रेसिया, टफ और ब्रेसिया टफ कहलाता है। निम्न में से कौन सा युग में, निम्न में से कौन सा एक युग में गलत है, तो देख लीजिए कौन सा युग में गलत है, तो वो है बी ऑप्शन गलत है। कुमायूं हिमालय सतलज व तीस्ता के मध्य, ये बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। पंजाब हिमालय तो आप ऐसे याद रख लीजिए, शुरू में हो जाएगा पंजाब हिमालय, जो कि कौन से नदी, सतलज और तीस्ता के, सिंधु व सतलज के मध्य। यहाँ युग में गलत पूछ रहा है,
तो ये हो जाएगा ये। तो शुरू में सिंधु और सतलज, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य होता है, जिसको पंजाब बोलते हैं, पंजाब। फिर हो जाता है नंबर सतलज, सिंधु सतलज हो गया। सतलज और तीस्ता के, सतलज और काली नदी के मध्य में कहलाता है कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय और इधर असम हिमालय। देखिए सिंधु और सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदी के बीच में हो गया कुमाऊं, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हो गया नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा या दिहांग नदी के बीच में हो गया असम हिमालय। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो है लद्दाख, लद्दाख। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो लद्दाख में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिए 130 का आंसर हिमानी का होगा एस्कर, एस्कर, हिमानी एस्कर। नदी भी आकार की घाटी, नदी भी आकार की घाटी। पावन जूगेन, जूगेन। और सागर तट पुलीन, सागर तट पुलीन। हिमानी एस्कर, नदी भी आकार की घाटी, पवन जूगेन, सागर तट पुलीन। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो वो है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत। डिएगो गार्सिया द्वीप निम्न में कहाँ स्थित है? तो वो है हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया द्वीप निम्न में कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन है? तो अमेरिका, अमेरिका। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन है? अमेरिका। मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो वो होता है असम, असम। मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? असम। निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी मिस्ट्रल अर्जेंटीना एवं चिली, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बिलजार्ड साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में होता है। बिलजार्ड पवन जो है उसको साइबेरिया क्षेत्र और यूएसए और कनाडा का है, और ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया का है, चिनूक्स अमेरिका का है, और मिस्ट्रल कहाँ का है? तो स्पेन एवं फ्रांस का पवन है। स्पेन एवं फ्रांस का पवन मिस्ट्रल, चिनूक यूएसए, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, बिलजार्ड यूएसए और कनाडा। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात। भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। 137 कह रहा है कि भारत का एक नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह निम्न में से कौन है? तो वो नामदफा। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परावर्तित होता है, वह निम्न में से कौन है? तो नामदफा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। 140 का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किन दर्रा से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई मानानीती लिपुलेख और थांगला दर्रा, ये सबसे मानसरोवर एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। तो ऑप्शन ई। तो खत्म हो गया 1 से 140 तक क्वेश्चन। यहाँ से 141 से सारे मैथ के क्वेश्चंस, मैथ रीजनिंग के हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर इसको बना के इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोग को इस क्वेश्चन 150 नंबर के क्वेश्चन के साथ छोड़े चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।